आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां ताकत ही नीति बनती जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मूक दर्शक बनकर रह गई हैं। हालिया घटनाक्रम ने एक बार फिर इस सच्चाई को उजागर किया है। आज हम आपको बताएंगे कि उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियल एज का नया वेनेजुएला मॉडल क्या है और कैसे ये दुनिया के अन्य देशों के लिए खतरा है। अमेरिका द्वारा एक सैन्य ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने का दावा, वो भी नशे की तस्करी जैसे आरोपों के साथ, केवल एक देश की संप्रभुता पर हमला नहीं बल्कि ये उस वैश्विक व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करता है जो नियमों और सहमति से चलने की बात करती है। अमेरिका का ये कहना कि वो वेनेजुएला में स्थिरता आने तक मौजूद रहेगा, दरअसल स्थिरता के नाम पर दखलंदाजी का खुला ऐलान माना जा रहा है। वेनेजुएला में मौजूद तेल भंडार पर अमेरिका का कब्जा और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि वेनेजुएला में मौजूद तेल की बिक्री अब अमेरिका ही करेगा और वेनेजुएला को अपनी जरूरत का सामान यूएस से ही खरीदना पड़ेगा। ये साफ तौर पर उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियल एज के दौर की याद दिलाता है, यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसमें एक शक्तिशाली देश कमजोर या आश्रित क्षेत्र पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य उस क्षेत्र के संसाधनों का अपने लाभ के लिए शोषण करना और शक्ति का विस्तार करना होता है, जिससे शासित क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक संरचना और संस्कृति में बड़े बदलाव आते हैं। यानी वेनेजुएला अपने ही तेल भंडार को खुद नहीं बेच पाएगा। तेल की बिक्री किसे और किस कीमत पर होगी, वेनेजुएला की सरकार के फैसले में अमेरिका का हित कितना है, ऐसे तमाम फैसले अब वेनेजुएला नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे। इसे आर्थिक साम्राज्यवाद भी कह सकते हैं, जिसमें देश दिखने में स्वतंत्र है लेकिन अपने सबसे जरूरी फैसले वो खुद नहीं ले पाएगा। हालात गंभीर हैं और ये संकेत दे रहे हैं कि अब युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि प्रतिबंधों, डॉलर की ताकत और आर्थिक दबाव से लड़े जाएंगे। अगर अब भी वैश्विक समुदाय नहीं जीता तो आने वाले समय में वेनेजुएला कोई आखिरी उदाहरण नहीं होगा। दुनिया में हर तरफ युद्ध की संभावनाएं और मजबूत हो जाएंगी, जो मौजूदा समय में दुनिया के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। वेनेजुएला पर अमेरिकी शासन का सबसे पहला असर राजनीति पर होगा। देश आजाद होगा लेकिन कहने भर को, क्योंकि उसके सारे रिसोर्स वॉशिंगटन के हाथ में होंगे, तो सरकार कौन सी आएगी ये भी व्हाइट हाउस ही तय करेगा। हालांकि अमेरिका ने वादा किया है कि वो वेनेजुएला को स्थिर करेगा और अस्थायी नेतृत्व की मदद करेगा, जिसका सीधा मतलब है कि वेनेजुएला वास्तविक तौर पर अब अपनी संप्रभुता खोता जा रहा है। कम या ज्यादा वो अमेरिका के नियंत्रण में ही चलेगा। वेनेजुएला में राजनीतिक बदलाव के संकेत मिलने भी लगे हैं। राजनीतिक कैदियों और विदेशी नागरिकों की जेल से रिहाई को ट्रंप के हनक का ही असर माना जा रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार का भी नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। कहा जा रहा है कि अमेरिका कम से कम 50 मिलियन बैरल सैंक्चर्ड तेल बेचना शुरू कर रहा है। तेल से होने वाली कमाई अमेरिकी नियंत्रित बैंक खातों में रखी जाएगी और ये भी कहा गया है कि इसका उपयोग वेनेजुएला की जनता के लिए होगा। अब इसे ऐसे समझिए, वेनेजुएला की मुख्य आय का स्रोत तेल है, तेल से ही राजस्व है और तेल पर ही वेनेजुएला की आर्थिकी टिकी हुई है। लेकिन अब वेनेजुएला का आर्थिक नियंत्रण अमेरिका के हाथ में जा चुका है। देश की सरकारी तेल कंपनी PDVSA और उसकी वित्तीय ताकत सीमित हो सकती है। ताजा हालात दुनिया की टेंशन बढ़ा रहे हैं। रूस, चीन जैसे देशों ने अमेरिका के इस कदम की कड़ी निंदा की है, इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। इधर रूस और यूएस के बीच भी समुद्री टैंकर को लेकर टकराव बढ़ा है। वेनेजुएला की घटना अब सिर्फ द्विपक्षीय प्रश्न नहीं है बल्कि वैश्विक भू राजनीति का हिस्सा बन चुकी है। पहले से ही आर्थिक संकट, महंगाई, रोजगार की कमी जैसी समस्याएं झेल रहे वेनेजुएला में अब राजनीतिक और तेल राजस्व में बदलाव से रोजमर्रा की जिंदगी पर दबाव बढ़ सकता है। खासकर गरीबों और पेट्रोलियम निर्भर उद्योगों के लिए हालात बहुत मुश्किलों भरे हो सकते हैं। अब समझिए कि तेल पर जारी खेल का भारत पर क्या असर पड़ेगा। पहली बात तो ये जान लीजिए कि आज के हालात में वेनेजुएला भारत का बड़ा तेल सप्लायर नहीं रहा। भारत ने 2018 में वेनेजुएला से करीब 6 से 7% तक तेल लिया था, लेकिन अब यह हिस्सा गिरकर लगभग 0.3% ही रह गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेनेजुएला के तेल पर नियंत्रण बदलता भी है तो भारत की कुल तेल सप्लाई पर सीधा प्रभाव तुरंत नहीं पड़ेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें अस्थिर हो सकती हैं,
अगर अमेरिका की नीतियों से वेनेजुएला का तेल सैंक्शन मुक्त होकर ग्लोबल मार्केट में वापस आता है तो भारी क्रूड की आपूर्ति बढ़ सकती है। भारत के कुछ बड़े रिफाइनर भारी क्रूड को प्रोसेस कर बेहतर मार्जिन कमा सकते हैं। वर्तमान में भारत ऊर्जा सुरक्षा के लिए अपने क्रूड स्रोतों को सऊदी, यूएई, अमेरिका, रूस से लेकर अफ्रीका तक बटा हुआ रखता है। वेनेजुएला की भागीदारी बहुत कम होने से अमेरिका वेनेजुएला टेंशन के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर नहीं होगा। अगर वैश्विक तेल वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो भारत में तेल कंपनियों के शेयर पर अस्थिरता आ सकती है। रिफाइनर के मार्जिन में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन सामान्य व्यापारिक गतिविधियां और अर्थव्यवस्था पर व्यापक और स्थायी असर सीमित रहने की ही संभावना है। हाँ, अगर वेनेजुएला का तेल बाजार में वापस आता है तो भारत जैसे बड़े रिफाइनर को इसका लाभ ही होगा। दुनिया के कई मोर्चों पर युद्ध छिड़ी हुई है और नए सिरे से जंग छिड़ने के आसार हैं। इस बीच सबसे बड़ा सवाल है कि जब ये सब हो रहा है तब संयुक्त राष्ट्र कहाँ है? अक्टूबर 2025 में ही यूनाइटेड नेशन ने अपने 80 साल पूरे किए। आमतौर पर ये वो उम्र होती है जब किसी संस्था की सबसे ज्यादा सुनी जाती है, जब उसका अनुभव मार्गदर्शन करता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज संयुक्त राष्ट्र की हालत एक ऐसे बुजुर्ग की तरह है जिसकी सलाह शालीनता से सुनी तो जाती है लेकिन मानी नहीं जाती। यूक्रेन में युद्ध हो, गाजा में तबाही या अब वेनेजुएला में अस्थिरता, हर जगह संयुक्त राष्ट्र ने शांति की अपील की, प्रस्ताव पास किए, बैठकें बुलाई, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि किसी भी बड़ी ताकत ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। ये स्थिति बेहद खतरनाक है क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय कानून कमजोर पड़ता है तो ताकतवर देश खुद को न्यायाधीश समझने लगते हैं, और जब ऐसा होता है तो छोटे और विकासशील देशों की संप्रभुता सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह जाती है। आज जरूरत इस बात की है कि दुनिया ये तय करे कि क्या वो नियमों से चलेगी या बंदूक और डॉलर से। क्या संयुक्त राष्ट्र केवल एक प्रतीक बनकर रह जाएगा या उसे वास्तविक शक्ति और सम्मान वापस मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।